नमस्कार, वर्ल्ड न्यूज में आज यूक्रेन को मिली सुरक्षा की गारंटी। यूरोप की तरफ से यूक्रेन को सुरक्षा की गारंटी दी गई है, इस शर्त पर कि पहले रूस और यूक्रेन के बीच जंग थमे, जो 3.5 साल से चल रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि वो ये जंग जल्द ही रुकवा देंगे। एक बार फिर पुतिन से बात करेंगे, पुतिन नहीं मानेंगे तो रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाएंगे। तो क्या अब यूक्रेन में 26 देशों की सेना होगी तैनात? इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। पाकिस्तान के हाथ से फिसल रहा है बलूचिस्तान। बलूच विद्रोहियों ने किया कई सैन्य चौकियों पर कब्जा, भाग खड़ी हुई पाकिस्तानी सेना। ईरान और इजराइल में फिर शुरू हो सकती है जंग, परमाणु बम बनाने के बेहद करीब पहुंचा ईरान। दोनों ही देशों ने शुरू की जंग की तैयारी। नेपाल ने अमेरिका को दिया झटका, फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप को किया बैन, चीनी ऐप्स पर कोई एक्शन नहीं। और चलते चलते में देखेंगे बाल बाल बची पृथ्वी के बेहद करीब होकर निकला विशाल चट्टान, नासा ने जारी किया वीडियो। इन सभी खबरों पर हम विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निशाने पर आया चीन की विक्ट्री डे परेड को पहले बताया शानदार, फिर कहा मुझे चिढ़ाने के लिए जिनपिंग ने निकाली सैन्य परेड। थाईलैंड का सियासी संकट, नया पीएम चुनने के लिए सांसद करेंगे मतदान, प्रधानमंत्री के पद से हटाई गई थी शिनावात्रा। अफगानिस्तान में 9 घंटे में 5 बार कांपी धरती, 5.8 की तीव्रता तक लगे झटके। 31 अगस्त को आए भूकंप में 1000 से ज्यादा लोगों की गई थी जान। डोनाल्ड ट्रंप के पूर्व सलाहकार बोल्टन पर गुप्त दस्तावेज रखने का आरोप, अमेरिका में एफबीआई जांच जारी। एफबीआई ने 25 अगस्त को बोल्टन के घर की ली थी तलाशी। डोनाल्ड ट्रंप अभी भी दावा कर रहे हैं कि वो यूक्रेन और रूस के बीच जंग रुकवा देंगे। ट्रंप दावा कर रहे हैं कि जल्द ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से वो एक बार फिर बात करेंगे। ये जंग रुकनी चाहिए। तो दूसरी तरफ पुतिन का कहना है कि वो भी जंग खत्म करना चाहते हैं, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि वो बात किससे करें, क्योंकि जेलेंस्की का कार्यकाल खत्म हो चुका है। यूक्रेन में जेलेंस्की का अवैध शासन चल रहा है, जिसके साथ किया गया समझौता नया शासक खारिज कर सकता है। पुतिन ऐसा समझौता चाहते हैं जिससे रूस को भविष्य में कोई नुकसान नहीं हो, उसकी सुरक्षा चिंताओं का ख्याल रखा जाए। लेकिन यूरोप को रूस की जगह यूक्रेन की सुरक्षा की चिंता सता रही है। यूरोपीय यूनियन में शामिल 26 देशों ने यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी देने के साथ अपनी सेना की तैनाती की बात कही है। दरअसल यूक्रेन में शांति समझौता होने पर उसकी सुरक्षा गारंटी सुनिश्चित करने के लिए एक शिखर सम्मेलन हुआ। इस शिखर सम्मेलन के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस की गई। बाद में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा, आज हमारे पास 26 देश हैं जिन्होंने औपचारिक रूप से प्रतिबद्धता जताई है कि यूक्रेन में रीअश्योरेंस फोर्स के रूप में सैनिकों को जमीन पर, समुद्र में और हवा में मौजूद रहने के लिए तैनात किया जाए। कुछ दूसरे देशों ने अभी तक कोई फैसला नहीं लिया है। ये फोर्स रूस के खिलाफ कोई युद्ध छेड़ना नहीं चाहती है, पर भविष्य में अगर रूस यूक्रेन पर हमला करता है तो उसे जवाब दिया जाएगा। मैक्रो ने कहा कि यूरोप की इस सुरक्षा गारंटी को अमेरिका अपना समर्थन देगा या नहीं, इसे आने वाले दिनों में अंतिम रूप दिया जाएगा। यानी अब डोनाल्ड ट्रंप को ये फैसला लेना है कि क्या वो अपनी फौज यूक्रेन भेजेगा। रीअश्योरेंस फोर्स यूक्रेन में भी तैनात होगी जब रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग रुकेगी। और दूसरा ये कि क्या रूस इसे स्वीकार करेगा, जो पहले से ही रूस की सुरक्षा गारंटी मांग रहा है, क्योंकि ये जंग रूस की तरफ से शुरू ही इसलिए हुई क्योंकि रूस को अपनी सुरक्षा संकट में घिरते हुए दिखाई दे रही थी। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की तो यूरोप के इस प्रस्ताव पर बेहद खुश दिखाई दे रही हैं। उन्होंने यूरोपीय सहयोगियों को धन्यवाद भी दिया है और इस कदम को पहला ठोस कदम बताया, लेकिन रूस इससे नाराज हो गया है। रूसी विदेश मंत्रालय ने इसे यूरोपीय देशों के लिए खतरे की स्थिति बताया है और इस तरह की किसी भी योजना को खारिज कर दिया है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा, क्या विदेशी, विशेष रूप से यूरोपीय और अमेरिकी सैन्य दल यूक्रेन के लिए सुरक्षा प्रदान और गारंटी दे सकते हैं? निश्चित रूप से नहीं, वो नहीं कर सकते। यूक्रेन के लिए ऐसी कोई सुरक्षा गारंटी नहीं हो सकती जो हमारे देश के अनुकूल हो। यूक्रेन में विदेशी सैनिकों की तैनाती को रूस की तरफ से उकसावे की कार्रवाई माना जाएगा और इसका कड़ा जवाब दिया जाएगा। साफ है, यूक्रेन और रूस के बीच ना तो सीजफायर होते दिखाई दे रहा है और ना ही यूक्रेन की सुरक्षा गारंटी पर बात बनते दिखाई दे रही है। रूस की तरफ से यहां तक कह दिया गया है कि अगर यूक्रेन पर यूरोप या अमेरिका की फौज आती है तो टकराव बढ़ सकता है और ये विश्व युद्ध का रूप ले सकता है।
अब बात विभाजन की तरफ बढ़ते पाकिस्तान की। पाकिस्तान का बलूचिस्तान प्रांत उसके लिए सिरदर्द बन चुका है। ये खबरें तो पहले से ही आ रही थी कि पाकिस्तान की सेना के जवानों ने बलूचिस्तान में तैनाती को लेकर बगावत कर दी है। पाकिस्तान की आर्मी के जवान बलूचिस्तान में तैनात नहीं होना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ BLA की तरफ से लगातार आर्मी जवानों को निशाना बनाया जा रहा है। इस बीच बलूच विद्रोहियों के हमले का एक वीडियो और सामने आया है। इसमें विद्रोही संगठन बलूच लिबरेशन आर्मी यानी BLA के सामने पाकिस्तानी आर्मी के जवान अपने कैंपों को छोड़कर भागते दिखाई दे रहे हैं। इन जगहों पर BLA ने कब्जा कर लिया है। पाकिस्तान की आर्मी के पीठ दिखाकर भागने की कई वीडियो सामने आ रही हैं। इनमें एक वीडियो जोहारी कस्बे का है, जहां पाकिस्तानी सेना की चौकियों पर बलूचों का झंडा फहरता हुआ नजर आ रहा है। खुद को बलूचों का प्रतिनिधि, लेखक, स्वतंत्र पत्रकार, मानवाधिकारों का रक्षक बताने वाले मीर यार बलूच ने एक्स पर कई वीडियो शेयर किए हैं, जिनमें पाकिस्तानी सेना की चौकियां, मोबाइल टावर पर बलूचिस्तान का झंडा फहरते हुए नजर आ रहा है। वीडियो के साथ मीर यार बलूच ने पोस्ट किया, पाकिस्तान की नंबर 1 फौज अपनी पतलून बलूचिस्तान में छोड़कर भाग रहा है। ये पाकिस्तान के जोहारी कस्बे में पाकिस्तानी सेना के आत्मसमर्पण और हार का एक और वीडियो सबूत है। बलूच शांति प्रिय लोग हैं। वो नहीं चाहते हैं कि पड़ोसी देश पाकिस्तान हिंसा के जरिए बलूचिस्तान को अस्थिर करे। बलूच लिबरेशन आर्मी यानी BLA, बलूच रिपब्लिकन आर्मी यानी BRA और बलूच लिबरेशन फ्रंट यानी BLF जैसे संगठनों की गतिविधियां पिछले कुछ वर्षों में काफी तेज हुई हैं। वो अब न केवल गुरिल्ला हमले कर रही है, बल्कि कब्जे वाले इलाकों में अपनी प्रशासनिक और सैन्य मौजूदगी भी दुनिया को दिखा रही हैं। बलूच संगठनों का दावा है कि वो पाकिस्तान के सैन्य कब्जे से आजादी चाहते हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान के लिए भी बलूचिस्तान बेहद अहम है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है। पाकिस्तान के क्षेत्रफल का 44% हिस्सा बलूचिस्तान में है। यहाँ प्राकृतिक संसाधनों की भरमार है, जिनमें गैस, तेल, सोना, कोयला, तांबा और दूसरे खनिज शामिल हैं। लेकिन स्थानीय लोगों का दावा है कि उन्हें इन संसाधनों से कोई लाभ नहीं मिलता। इसका अधिकांश हिस्सा इस्लामाबाद और विदेशी कंपनियों के हिस्से में चला जाता है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि चीन की तरफ से बनाया गया ग्वादर बंदरगाह भी बलूचिस्तान में ही है। चीन ने यहाँ अरबों डॉलर का निवेश किया है और अब अमेरिका की कंपनियां भी यहाँ निवेश करने को तैयार हैं। अब बात इजराइल ईरान में बढ़ते तनाव की। तो क्या एक बार फिर दोनों देशों में जंग शुरू होने वाली है? और क्या इस बार ये जंग न्यूक्लियर जंग का भी रूप ले सकती है? अगर जंग होती है तो हमले की शुरुआत कौन करेगा? इजराइल की तरफ से पहला हमला होगा या फिर ईरान जंग की शुरुआत करेगा? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जंग जरूर होगी और जल्द ही शुरू होगी, और इस बार की जंग न्यूक्लियर जंग भी हो सकती है। इसका दावा इसलिए हो रहा है क्योंकि ईरान का परमाणु कार्यक्रम एक बार फिर से शुरू हो गया है। तो उधर इजराइल अपने डिमोना न्यूक्लियर सेंटर का विस्तार कर रहा है। दावे ये किए जा रहे हैं कि ईरान कभी भी न्यूक्लियर बम बना सकता है। इजराइल पहले ही ऐलान कर चुका है कि वो ईरान को न्यूक्लियर बम हासिल नहीं करने देगा, जरूरत पड़ी तो फिर हमला करेगा। तो दूसरी तरफ खामेनेई ने भी साफ कर दिया है कि वो किसी के दबाव में नहीं आएंगे और ईरान का परमाणु कार्यक्रम भी नहीं रोकेंगे। इसमें ईरान के वैज्ञानिकों की 40 साल की मेहनत लगी है। ईरान के नतांज एटमी सेंटर की सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई हैं। वही नतांज सेंटर जिस पर पहले इजराइल ने और फिर अमेरिका ने हमला किया था। लेकिन अब करीब 2.5 महीने बाद नतांज की न सिर्फ मरम्मत कर दी गई है, बल्कि वहां एटमी मिशन भी शुरू हो गया है। सैटेलाइट तस्वीरों में नतांज एटमी सेंटर पर गतिविधि साफ देखी गई है। ईरान के एटमी कार्यक्रम को लेकर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA ने रिपोर्ट जारी की है, जिसमें कहा गया है कि ईरान के पास करीब 9,875 किलो यूरेनियम है, जिसमें से 441 किलो यूरेनियम 60% के लेवल तक संवर्धित कर चुका है। यानी ईरान एटम बम बनाने के बेहद करीब पहुंच चुका है। जिसके बाद ये भी साफ हो गया है कि डोनाल्ड ट्रंप जो दावा कर रहे थे कि उन्होंने फोर्डो और नतांज के न्यूक्लियर प्लांट को पूरी तरह से तबाह कर दिया है, वो झूठ था। ईरान ने इन संयंत्रों को फिर चालू कर बता दिया है कि जो भी नुकसान हुआ था वो बेहद मामूली था और जल्द ही उसे ठीक कर लिया गया। इस बीच इजराइल के डिमोना एटमी सेंटर की सैटेलाइट तस्वीर भी सामने आ गई है, जिसमें दिखाई दे रहा है कि इजराइल डिमोना में वाटर रिएक्टर और मिसाइल असेंबली सेंटर तैयार कर रहा है। साफ है, इजराइल और ईरान के एटमी मिशन की वजह से अरब में परमाणु विनाश का खतरा बहुत बढ़ गया है। और अब बात अमेरिका पर नेपाल के सख्त एक्शन की। अमेरिका इस समय पूरी दुनिया को धमका रहा है, टैरिफ की धमकी दे रहा है। दुनिया के तमाम देश अमेरिका की धमकी के आगे झुकते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन नेपाल ने अमेरिका को ही चौंका दिया है, क्योंकि उसकी तरफ से अमेरिकी कंपनियों के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया गया है। नेपाल ने 26 विदेशी ऐप पर बैन लगा दिया है, जिसमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, एक्स, रेडिट और लिंक्डइन का नाम भी शामिल है। लेकिन चीनी ऐप्स जैसे कि टिकटॉक, वाइबर, निम्बस, विटक और पोपो लाइव पर इसका कोई असर नहीं पड़ा है। यानी चीनी ऐप नेपाल में चलते रहेंगे, लेकिन अमेरिकी ऐप को बंद कर दिया गया है। नेपाल के संचार मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ ने कहा कि हमारी तरफ से सभी ऐप्स को रजिस्ट्रेशन के लिए 28 अगस्त से 7 दिन का समय दिया गया था।
इस दौरान जिन ऐप्स ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है उन पर बैन लगा दिया गया है। नेपाल में अब वही ऐप्स काम कर पाएंगे जिनका रजिस्ट्रेशन सूचना और प्रसारण मंत्रालय में होगा। सरकार का कहना है कि जिन ऐप्स पर बैन लगा है वो जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं करा लेते तब तक बैन ही रहेंगे। रजिस्ट्रेशन पूरा करने वाले किसी भी प्लेटफॉर्म को उसी दिन चालू कर दिया जाएगा। अब ये देखना होगा कि ये बड़े प्लेटफॉर्म रजिस्ट्रेशन कराने को तैयार होते हैं या नेपाल को हमेशा के लिए अलविदा कह देते हैं, क्योंकि जो सोशल मीडिया ऐप्स बैन किए गए हैं उनमें से अधिकांश यूजर्स की प्राइवेसी को गंभीरता से लेते हैं। इस वजह से ये देखना होगा कि ब्लॉक हुए ऐप्स में से कौन से सरकारी विभाग में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। अगर ये ऐप्स नेपाल सरकार के निर्देश को नहीं मानते हैं तो फिर नेपाल के लोगों के पास चीनी ऐप्स का ऑप्शन मौजूद रहेगा। और अब चलते चलते में देखेंगे क्यों कहा जा रहा है कि बाल बाल बच गई पृथ्वी पर एक बड़ा संकट जो आने वाला था वो टल गया है, या ये कहें कि खतरा बिल्कुल करीब से निकल गया है। एक विशालकाय एस्टेरॉयड धरती से बेहद करीब से निकला है। ये घटना कुछ घंटे पहले की है, लेकिन हम इससे अनजान बने हुए हैं। नासा की तरफ से बताया गया है कि 3 सितंबर को एक विशालकाय एस्टेरॉयड जिसे 2025 QD8 नाम दिया गया है वो पृथ्वी से सिर्फ 1,35,500 मील यानी कि 2,18,000 किलोमीटर की दूरी से गुजरा है। नासा ने बताया कि एस्टेरॉयड चंद्रमा से भी करीब से गुजरा है। ये भी कहा जा रहा है कि चंद्रमा और पृथ्वी की दूरी से भी कम दूरी से ये एस्टेरॉयड निकला है। पृथ्वी से चंद्रमा की औसत दूरी 2,38,000 किलोमीटर है, यानी इससे एस्टेरॉयड से पृथ्वी और चंद्रमा दोनों को ही खतरा हो सकता था, लेकिन ये खतरा अब टल गया है। इस नज़ारे को नासा ने अपने YouTube चैनल पर लाइव स्ट्रीम भी किया था। इसे नियर अर्थ ऑब्जेक्ट की श्रेणी में रखा गया है। हालांकि इससे पृथ्वी को किसी तरह का खतरा नहीं था, पर यह पृथ्वी से बेहद करीब से गुजरा है, इसलिए इस पर बारीकी से नजर रखी गई। एस्टेरॉयड करीब 22 मीटर चौड़ा था, जिसकी रफ्तार करीब 45,000 किलोमीटर प्रति घंटे थी। आमतौर पर 140 मीटर से छोटे एस्टेरॉयड शायद ही कभी धरती के लिए वैश्विक स्तर पर खतरा बनते हैं। फिर भी इनकी गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जाती है, जिससे भविष्य में इस तरह के किसी ऑब्जेक्ट से होने वाले खतरे के बारे में पहले ही जानकारी हासिल की जा सके। तो फिलहाल के लिए वर्ल्ड न्यूज में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।